इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। ग्रेड ऑफ स्टील बेसिकली दो टाइप का ग्रेड ऑफ स्टील होता है जो कि आरसीसी में मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे। माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट और HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट जैसा कि बताए थे पिछले क्लास में भी, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिए थे। इसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तन्यता बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में थ्योरी क्या बोलता है, बुक क्या बोलता है, उसको पढ़ते हैं। माइल्ड स्टील बार ऑल्सो नोन एज Fe250। Fe250 मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ है। बिकम्स द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टील इज 250 न्यूटन पर mm²। अब देखिए यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसको समझने के लिए इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के कर्व पे फोकस करिए। स्ट्रेस वाला पैरामीटर है और ये स्ट्रेन वाला पैरामीटर है। ये माइल्ड स्टील का जो इसमें बहुत सारा HYSD, ये दोनों जो बार है ये HYSD का कर्व है, और ये वाला फोकस करिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ऐसे जो कर्व गया है ये माइल्ड स्टील का है। आप लोग पहले भी मॉस में पढ़े होंगे। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन पर्टिकुलर एक टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। इस वैल्यू तक ये इसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है, हर एक पॉइंट्स को जानते होंगे। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद यील्ड प्लेटू, उसके बाद ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है। इस स्ट्रेस के वैल्यू को अचीव करने के बाद फाइनली ब्रेकेज होता है, टूटता है। लेकिन इस स्ट्रेस तक पहुंचने के लिए इतना स्ट्रेन आ जाएगा माइल्ड स्टील में, जो कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन यानी प्लास्टिक बिहेवियर जो है माइल्ड स्टील का बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली टूटने से पहले, अलग होने से पहले उसमें नेकिंग होता है, उसका वायर जो है वो खींच के पतला हो जाएगा, डायमीटर उसका पतला होगा, तब जाके फेल्योर होगा। लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, डायमीटर रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन अभी भी फेल नहीं हो रहा है। फाइनली इस स्ट्रेस को जब अचीव करेगा उसके बाद जाके फेल्योर होता है। लेकिन इसमें उस वजह से इसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका थोड़ा कम होता है। और दोनों जो बार है, HYSD बार है, उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ठीक है। इसमें जो हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ इस वैल्यू का यानी कि 250, यहाँ पे Fe250 लिखने का मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ इस वैल्यू पे जो यील्ड प्लेटू आया यानी यील्ड कर गया, डिफॉर्म्ड कर गया, अच्छा खासा डिफॉर्मेशन आया, इसी स्ट्रेंथ को हम लोग यूज़ करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। फाइनली उस पर और भी जाके हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे, लेकिन इस यील्ड स्ट्रेंथ का यहाँ पे बात हो रहा है माइल्ड स्टील Fe250, ठीक है। अब सिमिलरली HYSD बार पे जाए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार पे जाए, अगर हम लोग माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ा दे, ठीक है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, सेम टाइम में डक्टिलिटी घट जाता है, प्लास्टिक नेचर का जो बिहेवियर होता है वो घट जाता है और सडन फेल्योर होता है, ठीक है। यील्ड प्लेटू बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, सडनली कोलैप्स कर जाएगा, इस तरह से ये कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा शो नहीं करता है, ठीक है। दे हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में उसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। अब किस टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में, अब देखिए माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बात करें तो 250 है। HYSD में दो कैटेगरी है, Fe415 और Fe500। HYSD में अब फर्दर जो बनाने का तरीका है वो हॉट रोल्ड तरीके से भी बनता है, कोल्ड ट्विस्टेड तरीके से भी बनता है, उतना डिटेल फर्दर नहीं जाना है। हम लोग को सिंपली समझना है RCC में कि HYSD में दो कैटेगरी होता है, Fe415 इस स्ट्रेंथ का और एक कैटेगरी है Fe500 इस स्ट्रेंथ का, ठीक है। दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वहाँ पे खींचा गया है, ठीक है। अब इसमें एक जैसे कि यहाँ पे क्लियर यील्ड पॉइंट शो कर दिया, किस पॉइंट पे जाके यील्ड कर गया और फाइनली जाके स्ट्रेंथ और इंक्रीज होता है और फाइनली फेल्योर होता है। तो ये यील्ड प्लेटू शो कर रहा है, एक डिफिनिट यील्ड पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन इसमें कर्व जो है कंटिन्यूसली इस तरह से जाता, आगे भी प्रोग्रेस करता है इस तरह से, और एक डेफिनिट यील्ड पॉइंट हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं सिंपली, जैसे इसमें यहाँ पे सिंपली डिसाइड हो गया कि कौन सा वैल्यू यील्ड पॉइंट हम लोग ले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं इसका यील्ड स्ट्रेंथ को जानने के लिए, क्योंकि ये कर्व और थोड़ा आगे जाके इस तरह से स्लोप होता है। तो एक डिफिनिट एक पॉइंट, जैसे इसमें क्लियर कट हो गया कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे यील्ड कर गया। यील्ड मतलब क्या, विदाउट फर्दर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस वैल्यू
स्ट्रेन इंक्रीजेस, मतलब स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, चेंज इन लेंथ हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस का वैल्यू जस का तस है। इसी को यील्डिंग नेचर कहते हैं किसी भी मटेरियल का। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर एक यील्ड जो प्लेटू है वो शो नहीं कर रहा है, वो कौन सा स्ट्रेस का वैल्यू को हम लोग यील्ड स्ट्रेस माने। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए एक हम लोग ये मेथड चुनते हैं कि 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस। मतलब क्या, प्रूफ स्ट्रेस आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि वो स्ट्रेस का वैल्यू जिसपे कि अगर हम लोग स्ट्रेस को फर्दर लोड नहीं भी लगाते हैं तो परमानेंट कुछ ना कुछ रेसिडुअल डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो जाता है मटेरियल में। वो स्ट्रेस का वैल्यू जिसमें कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन का वैल्यू एग्जिस्ट करे, रेसिडुअल स्ट्रेन एग्जिस्ट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। तो 0.2% यानी कि 0.002 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑफसेट खींचे, किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, जो पहले वाला स्लोप था इस लाइन के पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसको खींचे और इस स्ट्रेस स्ट्रेन वाले कर्व को HYSD बार का जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व था उस पर जहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा, यहाँ पे जैसे 415 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 500 है, वही इसका यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ माना गया। ठीक है, क्लियर कट टेंसाइल यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें फिगर से, ग्राफ से पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कर्व जो है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और इस तरह से फाइनली कोलैप्स आगे जाके करता। इस तरह जैसा कि Fe 250 में क्लियर कट यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है, वैसा HYSD बार में नहीं था, इसलिए 0.2% ऑफसेट स्ट्रेस का वैल्यू को हम लोग उसका यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ मानते हैं HYSD बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका थ्योरी क्या बोलता है। एज पर बुक, दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील, देयर स्ट्रेंथ इज लाइटर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील, बट यील्ड पॉइंट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब कैसे डिफाइंड किए इसको हम लोग अपने डिस्कशन में देखें। ठीक है, अब अवेलेबल कौन कौन सा कैटेगरी में होता है, Fe415 और Fe500। कार्बन कंटेंट के बढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होता है मटेरियल में, जो भी आपका स्टील वाला मटेरियल है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है और डक्टिलिटी सेम टाइम पे घट जाता है। पहले का जो हम लोग फॉर द एग्जांपल एक बात करें, पहले का जो भी हम लोग साइकिल यूज़ करते थे वो थोड़ा हैवी होता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा भारी होता था और मजबूत भी होता था, मतलब कहीं गिर भी जाए तो टेढ़ा हो जाएगा उसका रिम, लेकिन वो टूटेगा नहीं, उसको फाइनली हम लोग ठीक करा के सीधा करा के उसको यूज़ करते थे। आजकल का जो साइकिल होता है वो लाइट वेट होता है। ठीक है, जो रेसिंग में साइकिल यूज़ होता है वो बहुत लाइट वेट होता है। कारण क्या है, उसके स्टील में कार्बन कंटेंट बहुत बढ़ा दिया गया, वो लाइट वेट हो गया, हल्का हो गया, मजबूत हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा आ गया, इन सेम टाइम पे डक्टिलिटी घट गया। उसको कहीं पे अगर वो गिरता है वो क्रैक कर जाता है, टूट जाता है, वो टेढ़ा नहीं होता है, टूट जाता है। टेढ़ा होना, शेप चेंज करना एक प्लास्टिक नेचर डक्टिलिटी को शो करता है, और क्रैक कर जाना ब्रिटलनेस को शो करता है। ठीक है, तो इस दोनों को कहा जा सकता है एक तरह से ब्रिटल बिहेवियर का है और ये डक्टाइल बिहेवियर का है। इसमें प्लास्टिक जो प्लेटू है, ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये जो स्ट्रेन वाला प्लेटू ये ज़्यादा है फाइनल फेल्योर होने से पहले, और इसमें स्ट्रेन वाला प्लेटू कम है, फाइनली फेल्योर हो जाता है। ठीक, लेकिन सेम टाइम पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब इसमें एक और टर्म यूज़ किए थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम लोग कहीं भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड आगे जैसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको इलाबोरेट करने जा रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये जो यील्ड स्ट्रेस है, इसी स्ट्रेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, मटेरियल को थोड़ा सेफ बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी स्ट्रेस के वैल्यू पे कोई भी अगर मेंबर डिज़ाइन कर दिया जाए, अगर खुदा न खास्ता उस स्ट्रेस तक लोड अगर पहुँच गया तो कोलैप्स कर सकता है। इसलिए हम लोग मटेरियल को ओवर सेफ करते हैं थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके। जैसे कि ये यील्ड स्ट्रेस, ये इतना स्ट्रेस सेफली ले सकता है, लेकिन हम लोग इसका स्ट्रेस को इतना इस वैल्यू तक जो यील्ड स्ट्रेस तक है वहाँ तक यूज़ नहीं करके थोड़ा कम स्ट्रेस का वैल्यू ही यूज़ करते हैं। हर एक डिज़ाइनर को बोलते हैं कितना ही स्ट्रेस ये सह सकता है। Fe 250 भले है, लेकिन वो स्ट्रेस कितना सह सकता है उससे थोड़ा कम, कितना कम हम लोग यूज़ करते हैं। स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे, कोई भी स्टील हो, वो Fe 250 या 415 या 500, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे वो 1.78। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस। यहाँ पे इस अगर टर्म में बात करें, स्टील के टर्म में बात करें, माइल्ड स्टील या फिर HYSD के टर्म में बात करें, इट इज़ द रेशियो ऑफ यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज़ द रेशियो ऑफ यील्ड
टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस दोनों का रेशियो है क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के केस में, दोनों स्टील के केस में कितना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 1.78। अगर यील्ड टेंसाइल Fe 250 का बात करें तो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिजिबल स्ट्रेस हम लोग को नहीं पता है, वो निकालना है, परमिजिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 1.78। इसको देखते हैं, 250 डिवाइडेड 1.78, यह आता है 140.44। IS जो कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड हम लोग फॉलो करते हैं। IS कोड जो है वो कहता है अडॉप्ट करने के लिए कितना, 140.49 आता है, लेकिन अडॉप्ट हम लोग कितना करते हैं, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस। Fe 250 बोलेंगे तो ये कितना स्ट्रेस सह सकता है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली ये यील्ड स्ट्रेस इतना सह सकता है, लेकिन इतना मान के नहीं चलते हैं, उसको कमज़ोर मान के चलते हैं, ताकि अगर उस पर ज़्यादा लोड अप्लाई हो भी जाए तो वो सेफ रहे, सडनली कोलैप्स नहीं करे। ठीक है, तो इसी पे सारा कैलकुलेशन करेंगे, इसी स्ट्रेस पे सारा कैलकुलेशन करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए, परमिजिबल स्ट्रेस जो होगा Fe 250 के लिए वो कितना होगा, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली Fe अगर 415 के लिए यूज़ करें, Fe 415 के लिए जो परमिजिबल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, 415 डिवाइडेड 1.78, यह आता है 230, हम लोग यूज़ करते हैं, 233 आता है, लेकिन 230 न्यूटन पर mm कोड रिकमेंड करता है 230 लेने के लिए। सिमिलरली 500 के लिए 280, Fe 500 के लिए परमिजिबल जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये 1.78 से भाग देके परमिजिबल स्ट्रेस, यानी कैलकुलेशन में सभी जगह पे एक तरह से परमिट, अलाउेबल स्ट्रेस, इतना अलाउ करते हैं हम लोग, सह सकता है बेशक थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अलाउ कितना करते हैं, ये वाला वैल्यू Fe 250 के लिए, ये वाला वैल्यू Fe 415 के लिए, और ये वाला वैल्यू Fe 500 के लिए। ठीक है, ये परमिजिबल स्ट्रेस का सिग्निफिकेंस है, मतलब है। ठीक है, सिमिलरली अब जो कंक्रीट में हम लोग कंक्रीट का ग्रेड पढ़े वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, जैसे कि M हम लोग बात करें 15 का, M15 का, ये 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन परमिजिबल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कंक्रीट के केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं वो है, अगर बेंडिंग के केस में, बेंडिंग कंप्रेशन के केस में आए तो 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में आए तो 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन में अंतर है, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे। कंप्रेशन अगर एक्सियल लोड लग रहा है, ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से नहीं, एक्सियल लोड अगर लग रहा है, लेंथ के एलोंग, अगर एलोंग डायरेक्शन में अगर कोई लोड लग रहा है, उसके वजह से जो कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्ट कंप्रेशन है। उसमें जो परमिजिबल स्ट्रेस यूज़ करेंगे वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना यूज़ करेंगे, 4। लेकिन यहाँ पे आरसीसी में बेंडिंग कंप्रेशन का बात आएगा, तो बेंडिंग कंप्रेशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं वो कितना है, 3 है। तो ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा, परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलिए या स्ट्रेंथ, स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, अगर Fe 15 का बात करें तो 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M15 कितना स्ट्रेस सह सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं सह सकता। जैसे कि M20 का बात करें, M20 तो 20 डिवाइडेड बाय 3 आता है
6.66, लेकिन कोड क्या रिकमेंड बोलता है परमिसिबल स्ट्रेस लीजिए 7, 6.66 की जगह 7, ठीक है। इसी तरह से M25 होगा, उसको 3 से भाग देंगे तो आप एक बार कोड देखेंगे तो कोड से भी पता चलेगा कि कौन सा हम लोग रिकमेंड करें। 456 IS 456/2000 ये कोड है जिसको कि आप लोग को RCC में रखना है। और इस कोड में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है कि कौन सा वैल्यू हम लोग को अडॉप्ट करना है, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट के लिए कंप्रेशन में, स्टील के लिए टेंशन में कितना फैक्टर, डायरेक्ट कंप्रेशन में कितना यूज होता है, सभी बातों का डिस्कशन वहाँ पे दिया गया है। और जैसे कि इसको 3 से भाग देंगे तो कुछ 6.66 आ रहा था, तो कोड ही रिकमेंड कर रहा है कि 7 लीजिए। इस तरह से और भी जो भी ग्रेड होगा एक बार उसको देख लेने पे पता चलेगा। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सभी बातों का और फर्दर डिस्कशन होगा। इसके अलावा भी और भी कैटेगरी का स्टील रेनफोर्समेंट होता है जो इरिलेवेंट है, यूज़ में नहीं, आपको RCC में कहीं भी यूज़ में नहीं पड़ेगा, फिर भी इंट्रोडक्शन उसका जान लीजिए कि एक थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड TMT सरिया जिसको बोलते हैं, वो भी इससे सुपीरियर क्वालिटी का है, HYSD बार से सुपीरियर क्वालिटी का है, जिसमें कार्बन कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा अलग टाइप का है। गरम सरिया को हम लोग कोल्ड वाटर से गुजारते हैं, कोल्ड वाटर से जैसे उसको पास कराते हैं तो इस दरमियान क्या होता है, उसका जो आउटर फाइबर है, सरिया का जो आउटर फाइबर है वो हार्ड हो जाता है, ब्रिटल नेचर का हो जाता है, और इनर जो फाइबर है अभी भी थोड़ा डक्टाइल है। तो दोनों एक तरह से इसका प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाता है और दोनों आपको जो खासियत है डक्टिलिटी और हार्डनेस का दोनों मिल पाता है, ठीक है। इस तरह के बार को कहीं भी फैब्रिकेट करना, कहीं भी वेल्डिंग करना बहुत आसान है TMT बार को। उसके अलावा भी कोरोजन रेसिस्टेंस बार है जिसमें कि क्रोमियम का कंटेंट थोड़ा बढ़ा देने पे जंग नहीं लगता है उस तरह के सरिया में, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन रेसिस्टेंस बार, ठीक है।